हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.6 और इसमें हम पढ़ेंगे जो हमने एक्सरसाइज 8.5 में उच्चिष्ट और निम्निष्ट पढ़े हैं उसी के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो डेली लाइफ में हमारे उच्चिष्ट और निम्निष्ट काम क्या आते हैं, काम हमारे क्या आते हैं कि उनसे हम कैसे कैसे कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं या हमारे वो काम क्या आते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 8.6 में वैसे तो ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट हमारे डेली लाइफ में बहुत ही काम आते हैं और आप क्वेश्चन करेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि हमारे कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 8.6 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया गया है कि हमें प्रूव करना है कि किसी वृत्त में बड़े से बड़ा त्रिभुज जो खींचा जा सकता है वह समबाहु त्रिभुज हो सकता है। समबाहु त्रिभुज ही होता है, हमें प्रूव करना है। तो देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आपको उच्चिष्ट निम्निष्ट काम में आ रहा है। तो देखिए आपको दिया हुआ है बड़े से बड़ा, देखिए बड़े से बड़ा मतलब आपको अधिकतम या उच्चिष्ट की कंडीशन कहीं ना कहीं इसमें अप्लाई करनी है। तो पहले मैं आपको डायग्राम बनाती हूँ। इसमें आपको कहा गया है कि वृत्त में बड़े से बड़ा त्रिभुज जो खींचा जाता है वह समबाहु त्रिभुज होता है। तो मैं एक वृत्त में त्रिभुज खींचती हूँ, फिर आप अब सिद्ध करेंगे कि ये समबाहु त्रिभुज है कि नहीं। मैंने एक वृत्त ले लिया है, उसमें मैंने त्रिभुज ABC बनाया है। हमें प्रूव करना है क्वेश्चन में कि जो त्रिभुज ABC आपने खींचा है सबसे बड़ा त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। देखिए मैंने त्रिभुज को ABC नाम दिया है और वृत्त का जो केंद्र है, सेंटर है, उसको मैंने O नाम दिया है। और देखिए कि किसी भी वृत्त की जीवा पर वृत्त के केंद्र से जो रेखा खींची जाती है वो हमेशा क्या होती है, अभिलंबवत होती है। अभिलंबवत का मतलब ये होता है कि दोनों कोण कितने हैं, 90 डिग्री के आपके आएंगे। ये हमारे थ्योरम्स थी जो आपने 10th क्लास 11th क्लास में पढ़ी होंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये OA और OB OC ये तो वृत्त की हमारी रेडियस ही तो है, वृत्त की त्रिज्या ही तो है। तो इनके मान तो क्या है, ये भी R होगी। देखिए OB भी त्रिज्या ही है, OA भी त्रिज्या ही है R और ये भी R। तो ये मैंने लगा दिया आपके लिए, क्या क्या दे रखे हैं हमको। और देखिए मैं एक इसमें चीज़ मान लेती हूँ कि ये जो हमें एंगल दे रखा है, ये जो हमें एंगल दे रखा है ये वाला, इसको ये वाला, ये दोनों सेम ही तो आएंगे। देखिए R इसकी भुजा, R इसकी भुजा, तो दोनों ये त्रिभुज देखिए आप, छोटा वाला BOC त्रिभुज देखिए, इसमें BO भुजा भी समान है और OC भुजा भी समान है। तो इन दोनों भुजाओं के सामने के कोण भी आपके समान ही आएंगे। इसका मतलब ये दोनों एंगल आपके सेम है और इनको मैं मान लेती हूँ थीटा। देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ा आपको दिख जाए अच्छे से। और ये भी मैंने मान लिया है थीटा, थीटा मैंने एंगल मान लिया है। आपको पता चल गया होगा कि हमारी रेडियस कौन कौन सी है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। देखिए OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू R है, आप लिख लीजिए इसको। और देखिए और जो हमें ये दे रखी है, ये OD दे रखी है आपको, OD, O से लेके D तक की दूरी, इसको मैं मान लेती हूँ यहाँ पे x मैंने इसको मान लिया है, किसको, OD को। मैं यहाँ पे आपको अलग से लिख देती हूँ, आपको वो कंफ्यूज नहीं हो। OD को मैंने x मान लिया है। तो देखिए AD इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास आएगा OA प्लस OD। तो OA की वैल्यू कितनी है, R, और यहाँ पे OD की वैल्यू x। तो AD की वैल्यू कितनी आ गई है, R प्लस x। तो ये थोड़े से आप स्टेप लिख लीजिए ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो। हमें प्रूव करना है कि जो हमने त्रिभुज लिया है ABC समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज प्रूव करने के लिए जो हमारे तीनों एंगल आ रहे हैं A, B और C, इनको मैं 60 डिग्री के दिखा दूंगी तो हमारा समबाहु त्रिभुज प्रूव हो जाएगा। अगर मैं इनमें से कोई दो कोण को भी 60 डिग्री का दिखा देती हूँ तो तीसरा कोण तो अपने आप ही 60 डिग्री का आता है। तो हम ये 60 डिग्री दिखाने का ही प्रयास करेंगे। चलिए आप देखिए त्रिभुज आपका COD जो त्रिभुज है, देखिए COD, इसमें हम वैल्यू निकालते हैं DC की। DC कौन सा है आपका, यही तो है DC। तो इस DC की COD में मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा रही हूँ। ये चीज़ें मैं नहीं लिखती हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, आप इनको लिख लीजिए। तो मैं COD में पाइथागोरस प्रमेय लगा रही हूँ। तो इसमें देखिए कर्ण क्या है आपका R और आपको निकालना है आधार। तो आपके पास DC इक्वल्स टू क्या आएगा, अंडर रूट R स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ये आएगा DC इक्वल्स टू। तो DC मैंने निकाल लिया है। और मैंने आपको बताया था कि केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है, लंब ये तो है, ये लंब देखिए 90 डिग्री का है। तो जीवा पर जो लंब डाला गया है वो जीवा को दो समान भागों में विभाजित करता है। देखिए जीवा कौन सी है आपकी, BC जीवा है और केंद्र से लंब डाला गया है कौन सा, OD। तो जीवा को दो समान भागों में विभाजित करेगा। देखिए BD और CD ये आपके दो समान भाग हैं, BD इक्वल्स टू CD, ये भी आप लिख लीजिए। तो मैंने CD की वैल्यू निकाल ली तो BD की वैल्यू भी यही आएगी। BD इनको मैं CD लिख सकती हूँ, DC भी आप इसको बोल सकते हैं। तो देखिए DC की वैल्यू मैंने निकाल ली है। तो ऐसे आप BC की जो वैल्यू निकालेंगे, देखिए BC कौन सी है हमारी टोटल लाइन, BC ये है। तो BC इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास आएगा BD प्लस DC, ये आएगा आपके पास। और मैंने बताया BD इक्वल्स टू, ये देखिए BD इक्वल टू CD है, इसका मतलब BC की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू
आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यह आएगी आपके पास। अब देखिए, अब मैं निकालती हूँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं कितना होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए ABC त्रिभुज का आधार तो आपको दे रखा है BC, इसीलिए मैंने BC निकाला था। आपको पता चल गया होगा BC हमने क्यों निकाला था। BC के निकालने के लिए आपको DC चाहिए और DC हम निकालते हैं इससे, ठीक है। तो आधार तो ये हो गया, ऊंचाई आपको दे रखी है ये AD की वैल्यू मैंने निकाल ले ली है r+x, इसीलिए मैंने सारी चीज़ें निकाली हैं। तो देखिए अब मैं क्षेत्रफल को, त्रिभुज के क्षेत्रफल को मैं डिनोट करती हूँ AX से इसलिए A का मतलब तो एरिया, और ये जो आएगा ये x का फंक्शन आएगा। देखिए x आ रहे हैं सभी में, तो देखिए 1/2, आधार हमारा क्या आया BC को मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ यहाँ पे। देखिए r² माइनस का x², ऊंचाई क्या है AD आपकी आएगी r+x, ये आई। तो इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास AX की वैल्यू आएगी। इसको मैं डायरेक्टली सोल्व करके लिख देती हूँ, तो आपके पास आएगी देखिए √r² माइनस का x² और यहाँ पे आएगी r+x। अब देखिए यहाँ पे हम AX है जो इसमें अंडर रूट भी आपका आ रहा है, तो इसको अभी आप फंक्शन नहीं कह सकते हैं, फंक्शन तो कह सकते हैं लेकिन अंडर रूट आ रहा है तो इसको सोल्व करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और जैसे कि मैंने कहा था कि आप उच्चिष्ट और निम्निष्ट के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं उच्चिष्ट और निम्निष्ट को निकालने की बात भी करनी पड़ेगी। उच्चिष्ट निम्निष्ट हम निकालते हैं तो उसमें अवकलन करते हैं, 2 बार ही अवकलन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको x का फंक्शन चाहिएगा। तो अगर हम इसी को फंक्शन बनाने वाले हैं तो आप इसका स्क्वायर ले लीजिए ताकि हमें अवकलन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए अभी आप 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये मैंने मान लिया, अब मैं इसको फंक्शन मानती हूँ, A²x को फंक्शन मानती हूँ। वैसे तो हम इसको भी मान सकते थे लेकिन यहाँ पे अंडर रूट दिया हुआ है तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम हो सकती थी। देखिए इसको हम लिख सकते हैं r+x, r-x, तो r-x और r+x इसी में इंक्लूड हो जाएगा, तो r+x की पावर कितनी हो जाएगी, होल क्यूब। तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया है। अब मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि बड़े से बड़े का मतलब आपको दे रखा है, उच्चिष्ट की कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। तो उच्चिष्ट के लिए पहले क्या करते थे, आप f' निकालते थे, तो यहाँ पे भी हम f' ही निकालेंगे। तो देखिए r-x को तो एज इट इज रखते हैं, पहले इसका करते हैं। तो देखिए ये आएगा आपके पास स्क्वायर और यहाँ पे आएगा r+x का क्यूब, भी तो ऐसे कैसे, और यहाँ पे आप x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो ये -1 आएगा। ठीक है, इसको और सोल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है r+x को आप x² को आप कॉमन ले लीजिए, आपके पास आएगा 3r माइनस का x और माइनस का r+x, ये आपके पास आया। तो देखिए f' को आप लिख सकते हैं r+x का स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास आएगा 2r माइनस का 4x, ये आपके पास बचेगा, देख लीजिए। अब देखिए हमें दोबारा अवकलन करना होता है और f' से आपको x की वैल्यू निकालनी होती है। तो देखिए मैं दोबारा जब अवकलन करती हूँ तो आपके पास आया ये, और यहाँ पे देखिए 2r माइनस का 4x और यहाँ से आएगा इनटू में 2r+x, ये है आपके पास। तो देखिए अब हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं आप f' को 0 के इक्वल, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू देखिए ये, और यहाँ पे आ गई 2r माइनस का 4x इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे इसको आप 0 के इक्वल करते हैं तो आपके x की वैल्यू आती है माइनस का r, और इसको आप x के इक्वल करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 4x इक्वल्स टू 2r, x इक्वल्स टू आपके पास वैल्यू आती है r/2। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पे माइनस का r आ रही है, x तो हमारी ये दूरी थी, ये वाली दूरी थी OD, तो ये तो माइनस में आ ही नहीं सकती है। तो ये देखिए इस पर तो आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है कि हमारा फंक्शन उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा, क्योंकि देखिए दूरी आपको माइनस में दे रखी है तो ये संभव नहीं है। अब आपको चेक करना है ओनली किस पे, r/2 पे। तो देखिए x इक्वल्स टू r/2 रखिए आप f'(x) में, देखिए x इक्वल्स टू r/2 रखेंगे तो ये तो प्लस का ही आएगा, लेकिन ये माइनस का 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप x की जगह r/2 रखेंगे, x की जगह r/2 रखेंगे तो देखिए ये भी ये सही आएगा, और यहाँ पे आप x की जगह r/2 रखेंगे तो आपके पास 2r माइनस का 2r आएगा। ये वाला टर्म तो हमारा 0 बन गया है और ये वाला टर्म आपका माइनस का आ रहा है। इसका मतलब x इक्वल्स टू r/2 पे f' आ रहा है लेस देन 0। इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन हमारा कैसा हुआ, उच्चिष्ट हुआ। तो आपके x की वैल्यू आ गई r/2, तो अब x की जगह आप रखेंगे r/2 यूज लेंगे। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना था कि हमारा जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। तो देखिए आपको अब थीटा की वैल्यू निकालनी है कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ रही है कि नहीं आ रही है। अब तो आपके पास x की वैल्यू भी आ गई r के टर्म्स में। तो देखिए आप त्रिभुज लीजिए, आप त्रिभुज BOD त्रिभुज लीजिए, देखिए BOD ये रहा आपका BOD त्रिभुज ये रहा। तो इसमें आप, मैंने बताया था ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, तो इसमें आप साइन थीटा निकालेंगे।
साइन थीटा आप निकालेंगे इसमें, तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है आपका x और कर्ण क्या है r। तो देखिए x की वैल्यू तो क्या आ गई r/2, तो इसको लिखेंगे आप r/2 और r नीचे है ऐसे के ऐसे, तो ये वैल्यू आपके पास आई हाफ। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब आती है, साइन 30 पे, तो 30 थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गई। देखिए अब ये देखिए ये थीटा आपका यही तो है, ये वाला थीटा एक आधा इधर ही बच रहा है। तो देखिए एक गुणधर्म होता है कि वर्त की जो त्रिज्या आती है वो वर्त में स्थित त्रिभुज को दो समान भागों में बांटती है। जो वर्त की त्रिज्या होती है वो वर्त में स्थित त्रिभुज को दो समान भागों में बांटती है। तो देखिए ये ओ बी आपकी वर्त की त्रिज्या है और इसने बी कोण को, कौन से कोण को, ए बी सी कोण को, ए बी सी, देखिए ए बी सी, इस कोण को दो समान भागों में बांटा है। इसका मतलब ये आपके पास थीटा आ गया है, तो ये भी थीटा ही होगा। और टोटल ए बी सी कोण कितना आ जाएगा आपके पास, 2 थीटा, 2 थीटा आपके पास आएगा। तो 2 थीटा इक्वल्स टू कोण बी लिख दीजिए आप, तो या कोण ए बी सी भी लिख सकते हैं पूरा। तो ये आएगा आपके पास 2 थीटा इक्वल्स टू आपके पास आएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। और सेम प्रोसेस आप त्रिभुज सी और डी में जब करेंगे तो आपके पास ये 2 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री आएगा। तो कोण सी भी आपके पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो देखिए दो कोण हमने 60 डिग्री प्रूव कर दिए हैं। कोण ए भी आपका 60 डिग्री आएगा क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा प्रूव हो गया है कि हमारा जो त्रिभुज होता है वर्त में वो समबाहु त्रिभुज होता है। उसमें देखिए आपको किसी वर्ग का परिमाप तथा वर्त की परिधि का योग आपको दिया हुआ है। तो हम मानते हैं कि जो वर्ग की भुजा है उसको आप मानते हैं x और वर्त की त्रिज्या को आप मानते हैं r। देखिए वर्त की त्रिज्या को मैंने मान लिया r और इसकी भुजा को मैंने मान लिया है x। ये ध्यान रखिए आप। तो आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, से कहा गया है कि वर्ग का परिमाप तथा वर्ग की परिधि का योग आपको दिया हुआ है। तो देखिए वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, तो 4x आएगा। और आपको योग दिया हुआ है, वर्ग की परिधि कितनी होती है 2πr, ये आपको दिया हुआ है। तो इसको आप मान लेते हैं k, ये मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि आपको दिया हुआ है ऐसा, ठीक है। उसके आगे बढ़िए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि उनके क्षेत्रफल का योग न्यूनतम होगा। देखिए न्यूनतम निम्नलिखित की कंडीशन आ गई, यदि वर्ग की भुजा वर्ग के व्यास के बराबर हो। तो आपको ये वाला चीज प्रूव करनी है कि वर्ग की भुजा आती है वो वर्ग के व्यास के बराबर होती है। देखिए आप यहाँ से r की वैल्यू निकालिए, r की वैल्यू आपके पास आएगी k - 4x अपॉन 2π, ये वैल्यू आएगी। आप इक्वेशन 1 दे दीजिए इसको। अब देखिए आप फंक्शन किसके रूप में मानेंगे, आपको दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि उनके क्षेत्रफल, किनके क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल और वर्त के क्षेत्रफल का योग न्यूनतम होगा। इसका मतलब आपको क्षेत्रफलों के योग में ही तो ये कंडीशन दिखानी है न्यूनतम की। तो आप fx इक्वल्स टू मानिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना आता है, वर्ग का क्षेत्रफल आता है x², भुजा का स्क्वायर, और वर्त का क्षेत्रफल आता है πr² ही आता है। तो आप इसको मानिए। देखिए r की जगह आप ये x का फंक्शन लिख दीजिए, इसीलिए मैंने fx का फंक्शन लिया है। तो देखिए r की वैल्यू रखते हैं तो आपके पास आएगा, ये देखिए x², ये पाई, और ये आएगा आपके पास k - 4r अपॉन 2π का स्क्वायर, ये आएगा आपके पास। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा x², और ये आएगा पाई, और ये आएगा k - 4r का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 4π²। और इसको आप और सोल्व करेंगे क्या आएगा, मैंने x² को इधर लिख दिया है, इसके होल स्क्वायर को खोल दिया है। अब देखिए आपको निम्नलिखित की कंडीशन लगानी है, तो आपको f' निकालना पड़ेगा। आपके f' आएगा, देखिए 1/4π तो कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में आपको अवकलन करना है। तो k² का तो 0 होगा, इसका होगा 32x माइनस का 8k, ये होगा, यहाँ पे आएगा आपका 2x, ये आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि f' इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा आपके पास, आपने देखिए यहाँ से 8 कॉमन ले लिया है, 8 कॉमन लिया है तो 4 में आप 8 में आप 4 का भाग देंगे तो आपके पास आएगा 2 अपॉन पाई, और यहाँ पे आ गया आपका 4x माइनस का k प्लस 2x आपके पास आ गया। मैंने दोबारा इसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन किया तो ये वाली टर्म आई। अब इसमें ध्यान दीजिए आप, इसमें x की कोई भी टर्म नहीं आ रही है और बिना x की टर्म के ये आपका पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब आप x की वैल्यू कुछ भी निकालिए, आपका उच्चिष्ट ही फंक्शन आएगा। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। देखिए इसमें x की वैल्यू आ ही नहीं रही है, तो x की वैल्यू आप रखेंगे कैसे। अब x की वैल्यू निकालते हैं हम, देखिए तो ये आपका आता है 2 अपॉन पाई, और ये है 4x माइनस k
प्लस 2x इक्वल्स टू 0। इससे आप इसको सोल्व करेंगे आगे, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देती हूँ। आपके x की वैल्यू आएगी k/4 प्लस पाई। आप एलसीएम लेके सोल्व करके देख लीजिए, आप सभी टर्म्स को एक साइड कीजिए, x की वैल्यू आपके पास यही आएगी। अब देखिए इस वैल्यू को हमें डबल डेश x में रखना होता है, लेकिन इसमें x दिया हुआ नहीं है, तो बिना x के भी ये देखिए पॉजिटिव, ये हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। देखिए एफ डबल डेश x हमारा कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो ग्रेटर देन 0 कौन सी कंडीशन हुई, निम्नलिखित की कंडीशन हुई। तो ठीक है, ये फॉलो कर रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू ये एक ही आ रही है, तो यही हमारे निम्नलिखित की x की वैल्यू हो जाएगी। तो आपको x की वैल्यू मिल गई है। आपको दिखाना क्या था कि वर्ग की भुजा वर्ग के व्यास के बराबर होती है। तो देखिए आपको क्या करना है, इसमें वही दिखाना है। तो आपको इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया आपने। अब देखिए इक्वेशन 1 से देखिए आप r इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको, k-4x। तो x की जगह आप रखेंगे ये वैल्यू, देखिए मैंने ये वैल्यू रख दी है, और अपॉन में है आपका 2 पाई, ये मैंने वैल्यू रख दी है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा, ये आपके पास आएगा 2r। देखिए आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास यही वैल्यू आएगी कि ये आएगी, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब देखिए इक्वेशन 2 से देखिए आप, 2 से ये वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल। तो आप इसको लिख दीजिए 2r इक्वल्स टू x क्या थी, x भुजा थी, और r आपके वर्त की त्रिज्या थी। जब त्रिज्या को आप दोगुना करते हैं तो वर्त का व्यास हुआ और ये वर्त की भुजा हुई, यही तो हमें प्रूव करना था। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है कि गोले में हम एक शंकु बनाते हैं, तब आपको सिद्ध करना है कि उसका आयतन, किसका, शंकु का आयतन महत्तम होगा यदि शंकु की ऊंचाई गोले के व्यास की 2/3 हो। तो आपको प्रूव ये करना है, और आपको महत्तम की कंडीशन, महत्तम का मतलब होता है मैक्सिमम, आपका आप हमेशा ध्यान रखिए, महत्तम का मतलब आपको अधिकतम या उच्चतम की कंडीशन लगानी है, ठीक है। तो आपको किस में लगानी है, आयतन में, और आपको ये प्रूव करना है। तो देखिए मैंने एक गोला लिया है, इसमें आपके शंकु बना दिया है मैंने। ये देखिए आपको गोले की त्रिज्या दी हुई है, आप ये मान लीजिए OA मान लीजिए, OB मान लीजिए, OC मान लीजिए, आपको R दी हुई है, ठीक है। शंकु की त्रिज्या कौन सी आएगी, आपके शंकु की त्रिज्या देखिए आपको शंकु की त्रिज्या है आपकी CD आपके शंकु की त्रिज्या है, और DC को मैं आप मान लेती हूँ यहाँ पे कैपिटल R आपको दिया हुआ है, और वर्त की त्रिज्या आपको स्मॉल r, ये भी देखिए स्मॉल r ही आएगी, ये तो OC वर्त की त्रिज्या ही तो है ये, और ये आपकी शंकु की त्रिज्या है जो मैंने डैश में DC आपके शंकु की त्रिज्या है। और आप मानिए OD है, OD को आप मान लीजिए x मान लीजिए। तो शंकु की ऊंचाई कितनी है, AD है शंकु की ऊंचाई, और AD इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, AO प्लस OD। तो AO क्या है, R आएगा आपके पास, OD क्या है आपके पास, x। शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई आपके पास हो गई r प्लस x, ठीक है। और देखिए आप देखिए त्रिभुज, इसमें देखिए COD में देखिए आप, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज भी बन गया है, क्योंकि देखिए ये एंगल हमारा 90 डिग्री का ही तो है। तो देखिए इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपके पास इसमें यहाँ पे कैपिटल R² की वैल्यू निकालती हूँ। तो देखिए कैपिटल R हमारा आधार ही तो है, तो R² इक्वल्स टू आपके पास आएगा कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। ये देखिए ऐसे इसकी वैल्यू आएगी, आप इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए आपको महत्तम की कंडीशन किस में लगानी है, शंकु के आयतन में। शंकु का आयतन आप जानते ही हैं, V इक्वल्स टू आता है 1/3 पाई R² H। यहाँ पे शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है, कैपिटल R, और शंकु की ऊंचाई H कितनी दे रखी है, R प्लस x। तो हम यही कंडीशन लगाएंगे। ये मैं फंक्शन लिखती हूँ Vx, और शंकु का आयतन लिखती हूँ 1/3 पाई। R की जगह आपको शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है, कैपिटल R, और H की जगह दे रखी है आपको दे रखा है यहाँ पे R प्लस x। अब इक्वेशन 1 से देखिए R² की वैल्यू आप ये लिखेंगे। तो देखिए इसीलिए मैंने पहले इसकी वैल्यू निकाल ली थी। अगर आप पहले नहीं निकालते हैं तब भी आपको बाद में पता चल जाएगा कि आपको वैल्यू किसकी निकालनी है। देखिए इसको अब आगे सोल्व करते हैं, तो ये देखिए हमारा ऐसे बन जाएगा A1/3 पाई, और ये आपका आ जाएगा R माइनस का x, और ये देखिए इसी में ऐड हो जाएगा तो R प्लस x का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। इसको आपका अवकलन करना है, V'(x) और निकालना है, और फिर इसका आपको V'(x) भी निकालना है, क्योंकि आपको इसमें महत्तम या उच्चतम की कंडीशन लगानी है। तो मैं अवकलन देखिए डायरेक्ट करती हूँ, मैंने अवकलन डायरेक्ट कर दिया है इसका। आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मैंने इसको डायरेक्ट ही इसलिए किया है ताकि टाइम के आपके पास कोई कमी ना हो। देखिए मैंने इसका अवकलन कर दिया है। अब दोबारा अवकलन करेंगे आप V'(x) जब करेंगे तो देखिए आपके पास ये भी मैं डायरेक्ट ही लिख देती हूँ, ये आपके पास आएगा -1/3 पाई
और ये आपके पास आएगा 2r + 6x। मैंने अकाउंट करना आपको सिखा दिया, आप आसानी से कर सकते हैं। मैन हमारा उद्देश्य क्या था कि हमारे ये सीखना कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ हमारे काम कैसे आते हैं। तो देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो वीडे से x = 0 रखेंगे हम, इससे x की वैल्यू निकालते हैं। तो आपको देखिए ये दे रखा है और ये पहली यही इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ठ की कंडीशन लगानी किस में है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ आता है कि आयतन महत्तम होगा, इसका मतलब आपको आयतन में लगानी है। पहले क्वेश्चन में क्षेत्रफल के योग में लगाना था, तो ऐसे ही आपको देखिए vx, इसलिए तो मैंने vx लिखा, अदरवाइज और किसी का फंक्शन भी आ सकता था ये। देखिए अब आपको वैल्यू निकालनी है इसमें x की, तो x की वैल्यू मैं निकालती हूँ। देखिए x के तो फंक्शन है, तो x की वैल्यू एक बार तो आई, ये देखिए तो 0 में चल जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू -r और यहाँ से आपका सॉरी यहाँ पे 3x है, सॉरी x है 3x, और यहाँ से आपके x की वैल्यू आएगी आपका r/3 वैल्यू आ गई। अब देखिए x = -r, ये तो असंभव है क्योंकि x आपने दूरी तो मानी है, दूरी तो आ नहीं सकती, ये तो असंभव हो गई, ये तो आपको लेना ही नहीं है। और इस पे आपको चेक कर लेना है कि आपका फंक्शन महत्तम आ रहा है कि नहीं। तो हम v/x में x = r/3 रखते हैं। आप देखिए x = r/3 रख दीजिए, तो ये तो आपका पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन बाहर आपको नेगेटिव दे रखा है, इसका मतलब v/x जो है आपका वो <0 आ रहा है। यही तो हमारी उच्चिष्ट की कंडीशन थी, इसका मतलब x की वैल्यू जो r/3 है वो बिल्कुल सही है, यही वैल्यू आप लीजिए। और देखिए आपको याद क्या करना था, प्रूव क्या करना था कि शंकु की ऊंचाई गोले की व्यास की 2/3 होती है, ये आपको प्रूव करना था। और शंकु की ऊंचाई आपने क्या मानी है, r + x, h = r + x तो आपने माना है। अब x की जगह लिख दीजिए आप r/3, ये आप लिख दीजिए इसको ऐसे, तो ये आपके पास आएगी 4r/3, ये आई आपके पास। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई गोले की व्यास की 2/3 है, इसका मतलब देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 × 2r, ऐसे लिख सकते हैं इसको आप। और ये क्या हुआ, शंकु की ऊंचाई, और ये क्या हुआ, गोले का व्यास। गोले का व्यास का 2/3 हम करते हैं, 2/3 जब हम करते हैं तो हमारी ऊंचाई मिलती है, यही आपको प्रूव करना था। देखिए शंकु की ऊंचाई 2/3 होती है, किसके, गोले के व्यास की, ये तो आपको प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दे रखा है कि किसी नदी में स्टीमर चलाने के प्रति घंटे का खर्च उसके वेग के घन का समानुपाती होता है। तो आप मानिए स्टीमर का वेग आपका कितना है, v km/h आप मान सकते हैं, v km/h आपका स्टीमर का वेग है। स्टीमर का वेग माना है हमने, देखिए स्टीमर का वेग कितना माना है, v km/h माना है। और आपको बोल रखा है कि इसमें स्टीमर चलाने का प्रति घंटे का खर्च उसके वेग के घन का समानुपाती होता है। तो आपको क्या दे रखा है कि नदी में जो स्टीमर चलाने का खर्च है, खर्च को आप सी मान लीजिए, वो समानुपाती होता है किसके, वेग के घन के। इसका मतलब ये समानुपाती होता है, देखिए खर्च है वो v³ के समानुपाती होता है, इसको आप लिख सकते हैं kv³। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए आप। और उसके बाद देखिए तो आपको सिद्ध करना है कि जलधारा के विपरीत दिशा में, किस दिशा में, जलधारा अगर इस दिशा में बह रही है तो आपको स्टीमर चलाना है इस दिशा में। जलधारा के विपरीत दिशा में दे रखा है, इसमें चलने में उसकी अधिकतम मितव्ययी चाल 3/2x होती है, km/h होगी। आपको ये प्रूव करना है कि अगर हम स्टीमर को जलधारा के विपरीत दिशा में चलाते हैं तो आपकी चाल इतना आती है, ये आपको प्रूव करना है। और देखिए अधिकतम मितव्ययी चाल, मितव्ययी का मतलब कम खर्चों वाली, मितव्ययी का मतलब अधिकतम आपको दे रखी है। तो आपको देखिए इसमें किसका करना है, अधिकतम वाली कंडीशन, ये आपको करना है जब का खर्चा आएगा उसमें। तो देखिए कुल खर्चा हम निकालते हैं इसमें। ये देखिए हमें ये भी नहीं पता है कि कितने घंटे चलती है ना, ये तो इसमें बोल रखा है कि प्रति घंटे का खर्च, तो प्रति घंटे का खर्च तो ये निकाल लेंगे, लेकिन कितने घंटे चलती है ये टाइम भी हमें नहीं पता है। तो देखिए हम मानते हैं कि स्टीमर द्वारा तय की गई दूरी, स्टीमर द्वारा तय की गई दूरी, हम कुछ भी मान लेते हैं ऐसे भी, तय की गई दूरी, या आप इसको, मैं इसको मान लेती हूँ एस किलोमीटर कुछ भी मान सकते हैं आप, एस एक्स कुछ भी मान सकते हैं, मैंने एस किलोमीटर माना है इसको। और नदी में स्टीमर का प्रति घंटे का खर्च आपका ये आ ही गया है। और देखिए जलधारा का वेग आपको दे रखा है, जलधारा का मतलब वाटर स्ट्रीम जो हमारी है उसका दे रखा है x km/h। तो जलधारा का वेग देखिए आपका, जलधारा का वेग आपको दे रखा है x km/h आपको दे रखा है।
तो देखिए हमारी स्टीमर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि स्टीमर को जल धारा के विपरीत दिशा में चलाना है। देखिए जब ऐसी कंडीशन आती है, अगर जल की धारा भी इसी दिशा में बह रही हो, स्टीमर भी आपकी इसी दिशा में बह रही हो, तो जल धारा का वेग क्या माना आपने x, स्टीमर का वेग क्या माना आपने v किलोमीटर पर आवर। दोनों जब एक ही दिशा में बह रही हूँ तो उनका टोटल वेग आता है v प्लस एक्स। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है हमेशा। उनका टोटल वेग क्या आएगा, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, जल धारा में आप स्टीमर का वेग वेलोसिटी ऐड कर दीजिए। और जब आपके पास ऐसी कंडीशन हो कि इनकी आपकी जल धारा तो बह रही हो इस दिशा में और आपका स्टीमर हो इस दिशा में, उल्टी दिशा में, तो आपको क्या करना है, x माइनस v करना है, दोनों को वेग को घटा देना है। ये कंडीशन आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये आपने पहले भी पढ़ रखा है और आपने सापेक्षवाद रिलेटिव वेलोसिटी जब पढ़ी थी आपने उसमें भी पढ़ रखा है, तो हम इसी में भी ऐसा यूज लेंगे। आपकी वेलोसिटी कितनी आएगी स्टीमर की, देखिए स्टीमर की वेलोसिटी कितनी आएगी जब ये विपरीत दिशा में होती है, तो स्टीमर का वेग आपका आएगा x माइनस वी किलोमीटर पर हावर, ये आएगा आपके पास। और देखिए हम इसे टाइम कैलकुलेट करते हैं, स्टीमर चला कितनी दूर s किलोमीटर और वेग कितना है इसका x माइनस वी। तो देखिए टाइम कितना आएगा इसका, टाइम आपका आएगा दूरी बटा चाल, यही तो आता है चाल बटा दूरी बटा चाल बराबर दूरी बटा समय आता है, तो समय इक्वल्स टू क्या आएगा, दूरी बटा चाल। तो देखिए टाइम हम निकालते हैं, t बोल दीजिए इसको, दूरी कितनी है s और इसका वेग कितना है स्टीमर का x माइनस वी हो गया है विपरीत दिशा में चलने पर। और देखिए टाइम तो आ गया है, प्रति घंटे का खर्च आपको दे रखा है केवी क्यूब, और तो टी घंटे का खर्च कितना होगा आपका, टोटल खर्च हम मान लेते हैं एफ वी मान लीजिए आप, क्योंकि खर्चे में ही तो आपको लगाना है अधिकतम की कंडीशन। देखिए अधिकतम मितव्ययी की, तो एफ वी, तो देखिए एफ वी टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको, तो देखिए के वी क्यूब इंटू आपके पास आया एस एक्स माइनस वी, ये आया आपके पास एफ वी। देखिए ये आपके पास आ गया है। अब हम इसका एक बार अवकलन करते हैं, एफ डैश वी निकालते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट ही अवकलन करके लिख देती हूँ, ये कोई हार्ड काम नहीं है अवकलन करना, ये आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास अवकलन आएगा, अवकलन आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं हम। देखिए ये आ गया आपके पास अवकलन। अब हमारा अधिकतम की कंडीशन लगानी है तो आपको इसको दोबारा अवकलन करना है, और अवकलन कर दिया है, ये आपके पास अवकलन ऐसे आएंगे। तो देखिए अब हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो आप f डैश v को 0 के इक्वल करेंगे। तो देखिए ये तो कांस्टेंट है तो ये तो एज इट चला जाएगा, तो आपको इक्वल करना है 2v क्यूब माइनस 3x v स्क्वायर को, आपको x माइनस वी स्क्वायर को आपको 0 के इक्वल करना है। तो ये तो 0 में चला गया, और यहाँ से आप कॉमन लेंगे v स्क्वायर, ऊपर से v स्क्वायर कॉमन लिया आपने, तो 2v माइनस 3x आपके पास आ गया। तो देखिए यहाँ से v की वैल्यू 0 है एक तो, और यहाँ से v की वैल्यू आपके पास आई 3x/2, ये आ गई आपके पास। अब देखिए हमें कंडीशन कौन सी लगानी थी, अधिकतम की, तो आप देखिए एफ डबल डैश वी में आप वी की वैल्यू रखिए, किसमें आपका एफ डबल डैश वी की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, तो वही तो अधिकतम की कंडीशन होगी। तो देखिए पहले मैं v इक्वल्स टू यहाँ पे 0 रखती हूँ, तो देखिए 0 रखती हूँ, तो देखिए ये भी 0 बन गया, ये भी 0, ये भी 0, तो 0 रखने पर तो टोटल ही 0 हो जाता है। इसका मतलब एफ डबल डैश वी 0 आ गया, ना तो ये अधिकतम की कंडीशन है ना ही निम्नतम की कंडीशन है। तो ये इसमें तो हमारा फंक्शन v की वैल्यू ये तो नहीं लेनी है अपने को, क्योंकि हमें अधिकतम की कंडीशन कह रहा है क्वेश्चन में। अब आप v की वैल्यू 3x/2 लेके देखिए, देखिए आप v की वैल्यू 3x/2 लेंगे तो ऊपर तो आप ले लीजिए, मैं आपको नीचे का बताती हूँ एक बार। देखिए x माइनस वी है आपके, तो v की वैल्यू मैंने ली 3x/2, और इसका क्यूब दे रखा है आपको, सॉरी क्यूब आपको दे रखा है। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2x माइनस का 3x, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस x/2 का होल क्यूब। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास माइनस x³/8 हमेशा बना रहेगा, तो नीचे आपका माइनस आ गया है, और आप ऊपर सोल्व कर लीजिए, ऊपर वाला हमेशा आपके पास प्लस आएगा, नीचे वाला माइनस आ गया है, तो टोटली कैसा साइन आएगा, इसका माइनस साइन आएगा, ये ध्यान रखना हमेशा आप। देखिए आप इसको सोल्व करके भी देख लीजिए, तो एफ डबल डैश वी आपके पास लेस देन 0, यही तो आपके अधिकतम की कंडीशन थी, तो इसका मतलब आपको v की वैल्यू क्या लेनी है, 3x/2 लेनी है। मैं प्रूव क्या करवा रहा था, यही तो प्रूव करवा रहा था कि आपको सिद्ध करना है कि स्टीमर की चाल अधिकतम मितव्ययी चाल कितनी होगी, 3/2x किलोमीटर पर हावर होगी। देखिए हमने यही तो प्रूव कर दिया है कि v इक्वल्स टू 3x/2, तो यही आपका आंसर यहीं पे आपका प्रूव हो गया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।